है ना। प्रिडिक्शन के लिए क्या चाहिए, जो डेथ केस होते हैं ना, इसके अंदर जो महादशा लॉर्ड है, इसको एक खास तरीके से चयन करते हैं। समझ गए। ये चयन कैसे किया जाता है ये देखो। तो अगर डेथ केस होनी है तो कुंडली में लॉन्गिविटी प्रॉमिस देखना बहुत जरूरी है। कि प्रॉमिस देखने के लिए आपको पहले घर का सब लॉर्ड, तीसरे घर का सब लॉर्ड, और आठवें घर का सब लॉर्ड, ये आपको बताएंगे कि जातक को आयु कितनी मिली हुई है, लॉन्गिविटी कितनी है। और इसको देखने का एकदम आसान तरीका बता देता हूं आपको। लॉन्गिविटी देखने का जो तरीका है वो आपको बता देता हूं मैं। ये घर के जो सब लॉर्ड हैं, ये 1 और 8, और इसके साथ में होने चाहिए मारक और बाधक। आप तो बहुत सारी कुंडलियों में देखेंगे, बहुत सारे प्लैनेट्स के अंदर जो है ना ये सारे इक्वेशन होते हैं, तो किसी में भी हो जाएगी डेथ। तो बोला नहीं, आयु को 3 भागों में बांटते हैं। कैसे? इन जनरल 33 से 40 ईयर्स तक एक होता है, 66 से 80 ईयर्स तक एक होता है, और जो इसके एबव चला जाता है, जो हम बोलते हैं 120 साल विंशोत्तरी दशा, वो 120 साल तक चला जाता है, जो कि पूर्ण आयु बोल लीजिए या दीर्घायु। अब कौन सा प्लेनेट मारेगा और कौन सा नहीं मारेगा, इसको आप आज ध्यान से समझना। क्योंकि बहुत जगह पे डेथ केस के अंदर, हालांकि ये इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन कई बार जब अड़ता है ना बीटीआर में, तब आप परेशान हो जाते हो कि यार इतना मेजर इवेंट है, वो तो बीटीआर में मिल ही नहीं रहा। तो किस तरीके से निकालते हैं वो आप देख लो। तो यदि 1, 3 और 8 के जो सब लॉर्ड हैं, वो केवल और केवल इन्हीं कस्पल पोजीशंस में गए हुए हों, तो आप ये समझना वो अल्पायु है, आयु कम है उसकी। ठीक है। और जब 1, 5, 3, 9 और 11 जैसे कस्पल पोजीशन में जाए, और 8 में नहीं जा रहा है, मारक में नहीं जा रहा है, बाधक में नहीं जा रहा है, तो क्या होगा? वो दीर्घायु होगा। यानी कि फुल लाइफ स्पैन वाला हो। और ये दोनों मिल जाएं तो मध्यम आयु होगा। ये एट ए ग्लांस जो है ना वो देखने में आपको समझ आता है कि भाई ये क्या आयु मिलेगा। लेकिन बहुत टफ है ये पकड़ना कि कौन सी महादशा के अंदर जो है ना वो डेथ हो जाएगी। तो 2-3 चीजें आपको मैं बता रहा हूं, आप उसका पूरा संज्ञान लेना, तो आपको पकड़ना आसान हो जाएगा। ठीक है। क्या क्या ले सकते हैं, कैसे कैसे ले सकते हैं, वो आप देखो। सबसे पहले आप देखो कि फर्स्ट कस्प और एट्थ कस्प, इसके अंदर राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड, कोई ना कोई तो प्लेनेट होंगे। तय बात है ना। तो जो को रूलिंग प्लैनेट 8th हाउस का होगा, ये हम ले लेते हैं नंबर 1 में, और ये ले लेते हैं नंबर 2 में। तो आप ये देखो कि 8th हाउस का को रूलिंग प्लैनेट, ये जैसे मान लो सब लॉर्ड, अरे कौन है यार, 8th हाउस का सब लॉर्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट होता है।
ये जिसके स्टार में बैठा हो वो इनमें से कोई एक हो, यानी कि एट्थ हाउस का को रूलिंग प्लैनेट, उसका स्टार लॉर्ड जो है वो लग्न में को रूल का अगर कर रहा है, और फिर वो प्लैनेट जो है ना वो एक, आठ, मारक और बाधक में है, समझ गए। इसका जो सब लॉर्ड है वो को रूल कर रहा हो यहाँ पे, या वो को रूल कर रहा हो दो में, या सात में, या बाधक में, या एनपीसी भावा में हो। और वो भी ऐसा नहीं कि ये सारे ही मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि ये सारा ही बोल रहे, बट क्या है कि आपको हमने उस दिन भी बताया था कि किसी भी इवेंट को देने में वो ग्रह प्रबलता से जो है ना वो कैपेबल दे सकता है, जो उस घटना से संबंधित प्राइमरी और सपोर्टिव कस्पल पोजीशन या निरायण भाव चलित के अंदर जो है ना वो अपना को रूल करता, समझ गए। तो डेथ के लिए कौन कौन सा घर ले रहे हैं हम, ये, तो आपको क्या लेना है, को रूलिंग प्लैनेट लेने हैं आपको। को रूलिंग प्लैनेट कहाँ का, पहले कस्प का, समझ गए, आठवें कस्प का, दूसरे कस्प का, सातवें कस्प का, और बाधक का। इनको बाहर निकाल लो आप। फिर आप देखो ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो इन्हीं को रूलिंग प्लैनेट्स के स्टार और सब में बैठा है, और वो एक और आठ के अंदर जा रहा है, ये एसटीएल है, पीएस है, और ये एसएल है, दो, सात और बाधक। और यहाँ पे सब लॉर्ड में क्या आएगा, आठ, या दो, या सात, या बाधक। एक आने से बात नहीं बनेगी, ठीक है ना। अगर इसके अंदर ऐसे कस्पर पोजीशन ना हो, और वो पांच है या नौ है और 11 है, जहां 11 बाधक नहीं होना चाहिए, तो ये आयु कारक है और ऐसे में डेथ होने नहीं देगा। अब तो बात हो गई कि भाई चलो, मान लो एक आदमी जिसकी उम्र जो है ना वो ऑलरेडी 80 इयर्स प्लस है, तो वो 120 साल तक जा सकता है, लोग तो इससे भी आगे जा सकते हैं। तो मान लो दो ऐसे ग्रह हो गए जो ये सारे कंडीशन पूरा करते हैं, तो इन दोनों में से कौन सा, तो आपको तरीका बता रहा हूं, आप इस तरीके को ध्यान से समझ लेना। मुझे लगता है ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल कस्पल इंटरलिंक से ही आप इसको आइडिया लगाओ कि भाई यहाँ पे डेथ हो सकती है। आपको मैं जो दूसरे जो मेरे अपने खुद के एक्सपीरियंस से आया, मैं आपको वो दिखा, ये चार्ट अभी कास्ट किया है, अभी इसके ऊपर नहीं जाना कि भाई ये तो अभी पैदा हुआ नहीं, वो तरीके बता रहा हूँ आपको, ठीक है नहीं। तो देशकांड कुंडली जो है ना वो 10 डिग्री की एक देशकांड होती है, एक भाव के अंदर 30 डिग्री होती है, तो एक भाव में तीन देशकांड होते हैं, 0 से 10, 10 से 20, और 20 से 30, ठीक है। तो 22वां देशकांड जो होता है ना वो बड़ा ही खतरनाक होता है, ठीक है जी। तो लग्न की जो डिग्री है, जो लग्न की डिग्री है, उसको आठवें भाव में पड़ने वाले राशि के ऊपर वो डिग्री लगाइए, राशि के ऊपर डिग्री लगानी है। तो लग्न की डिग्री क्या है, सिंपल, आप यहां से देखो 18, 55, 5। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे 18 डिग्री 55 मिनट
और 5 सेकंड। अब कर्क राशि के अंदर 18 डिग्री 55 मिनट और 5 सेकंड के ऊपर कर्क राशि में कौन सा नवमांश आएगा? 8वां भाव, चूंकि मृत्यु आरिष्ट और कष्ट को दिखाता है लग्न का, क्योंकि लग्न से 8वां है। तो आप ये देखो कि कर्क राशि के 18 डिग्री 55 मिनट और 5 सेकंड के ऊपर में कौन सा नवमांश आएगा? राशि का, चर राशि का पहला नवमांश चर होता है, तो कर्क का पहला कर्क होगा, मेष का पहला मेष होगा, तुला का पहला तुला होगा, मकर का पहला मकर होगा। जो राशियां केंद्र में आती हैं वो आपस में एक ही चीज को दर्शाती है। मेष राशि से केंद्र में आने वाले तीनों अलग, जो तीनों अन्य राशियां हैं वो चर राशि है। वृषभ में अगर देखोगे तो वृषभ से केंद्र में आने वाले स्थिर, और मिथुन से केंद्र में आने वाले जो है ना वो द्विस्वभाव। तो 18 डिग्री जो है ना, देखो ये ऐसे ध्यान रखना, 10 डिग्री के अंदर जो है 0 से 10 में 3 नवमांश होते हैं, और 10 से 20 के ऊपर में 6 नवमांश आते हैं, यानी 3 से 6, और 20 से लेकर के ये 6 से 9 नवमांश आते हैं। तो 18 डिग्री है, तो ये छठा नवमांश हो गया। 3 नवमांश 10 डिग्री तक, 13-20 तक चौथा, 13-20 से 16-40 पांचवा, और 16-40 से 20 डिग्री तक छठा। तो कर्क राशि के अंदर जो छठा नवमांश आएगा वो धनु का आएगा। 1 2 3 4 5 6। तो जब कभी भी कोई भी पाप ग्रह जैसे शनि और राहु केतु कर्क राशि के अंदर धनु नवमांश में, या धनु राशि के अंदर कर्क के नवमांश में आएंगे, तो वो टाइम पे मृत्यु हो सकती है। क्लियर हो गया? उस दिन नवमांश चार्ट बनाना सिखाया था ना सभी को, तो आप वो याद रखो लैंडमार्क, नहीं तो तकलीफ रहेगी, बहुत टाइम लगेगा निकालने में। तो कर्क राशि के अंदर धनु के नवमांश में जब कभी भी पाप ग्रह गोचर करेंगे जैसे शनि राहु केतु, तो क्या होगा? उस टाइम पे शरीर को भारी कष्ट होने की संभावना है। और ऐसे समय में आयु के गणना के अनुसार अल्प आयु, मध्यम आयु और दीर्घ आयु के अनुसार शनि गोचर कर जाए, राहु गोचर कर जाए, तो वो मृत्यु का समय होता है। क्लियर हो गया? नहीं हुआ? हाँ। अब आप देखो दूसरा तरीका, ये तो मैंने आपको एक पहला तरीका बता दिया, ये दृष्टांत कुंडली से, है ना, 22वां दृष्टांत जो है वो क्या करेगा। अब आप आ जाओ, एक दूसरा तरीका बताते हैं। 8वें घर का जो मालिक है उसको देखो, वो 8वें घर से कहाँ बैठा है? 1 2 3 4। तो जहां भी ये बैठा है वहां से चौथा घर आगे लेना है, 1 2 3 4। तो जब कभी भी शनि और राहु इकट्ठे मकर राशि में या मकर राशि से त्रिकोण में आ जाएंगे, तो डेथ होने की संभावना बनेगी। बात समझ में आ गई? नोट्स चाहो आप लिखो। यानी कि 8वें घर का जो राशि लॉर्ड है वो 8वें भाव से जितने घर आगे बैठा होगा उसी घर से उतने ही घर आगे उसका डेथ रिफ्लेक्शन साइन होगा। ठीक है? तो क्या हुआ? यहां से ये इसका मालिक कौन है? चंद्रमा। अष्टम भाव का मालिक चंद्रमा अपने से चौथे बैठा है, तो चंद्रमा से चौथे ये घर हुआ। तो शनि या तो यहां पे आ जाए, या इससे त्रिकोण में आ जाए, शनि यहां पे आ जाए, या शनि यहां पे आ जाए।
शनि प्लस राहु, और 8वें भाव में भी वही काम करेगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि इस कंडीशन में तो यहाँ पे इसको दृष्टि भी दे देगा। और अगर ये कर्क राशि के अंदर 18 डिग्री यानी कि 16:40 से 20 डिग्री के बीच होगा तो वहीं पहुंच जाएगा ऑटोमेटिकली मकर राशि में वो तो। डेथ रिफ्लेक्शन हाउस के अंदर, सॉरी धनु राशि में, है ना। तो आपको ये दो तरीके मैंने बताए निकालने के लिए। एक और तरीका बता रहा हूं, वो भी आप समझ लो। कोई थंब रूल तो है नहीं डेथ के लिए, इसलिए आपको ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। आप इसको देखिए। सूर्य को देखो, नवमांश कुंडली में वो कहाँ बैठा है? धनु राशि में। ठीक है। और इसका अष्टम भाव क्या है? कर्क राशि। तो मनुस्मृति में देव का एक दिन, यानी सूर्य जब 1 डिग्री चलता है तो वो देव के लिए एक दिन होता है, परंतु मनुष्य के लिए वो 1 साल होता है। बात समझ में आ गई? तो आप इसको समझो कि ये बैठा हुआ है धनु राशि के अंदर, यानी कि सूर्य जो है नौमांश में यहां पे बैठा हुआ है। तो जब कभी भी सूर्य कर्क राशि के अंदर जाएगा, ट्रांजिट नहीं बोल रहा हूं मैं, एक एक साल गिनना है। तो 7 और 1 8, 8वां साल। इसमें 12 जोड़ो, इसमें 12 जोड़ो, इसमें 12 जोड़ो, ऐसे जोड़ते चले जाओ। तो 8वें साल में आयु को खतरा है, 20वें साल में है, 32वें साल में है, 44वें साल में है, 98 साल के अंदर है, और 70 साल में है, और 82 साल में है। बात समझ में आ गई? ठीक है। मैं 1 मिनट के लिए अनम्यूट कर रहा हूं ताकि किसी को अगर कोई इशू हो तो वो बता दे। गुरुजी, ये सूर्य की डिग्री वाला समझ नहीं आया। है? सूर्य। दोबारा बोलो। अनम्यूट कर लो। हाँ जी। हाँ। जैसे आपने बोला है सूर्य 1 डिग्री चलता है तो देवों के लिए एक दिन है, लेकिन हमारे लिए 1 साल है, वो चीज समझ में नहीं आई। देखो, मनुस्मृति में बोला गया है कि सूर्य जिस भी नौमांश राशि में बैठा हो उससे वो हर एक राशि को निकलने के लिए 1 साल का समय लेगा। और हमें हर एक राशि से निकलने में एक एक साल साल का। तो हमें मृत्यु देखना है, ठीक तो है। अष्टम भाव में वो कब आएगा? तो धनु राशि में बैठा हुआ है वो। अच्छा। तो यहां से 1 साल, दो, अ, 3, 4, 5, 6, 7, 8वें साल आएगा। धनु राशि में दोबारा कब 8वें आएगा? साल। वो 12 हमें साल बाद। नेटल नेटल चार्ट में देखना है। हाँ, देख नौमांश कुंडली में देखो बैठा कहाँ पे है, उस राशि से गणना शुरू करनी है। और फिर देखना है कि 8वें में अच्छा। कब है। ओके, 12 12 12 करके काउंट करके वो तब हमें लेके आना है। तो जिस समय भी आप कुंडली में निकालो कि भाई इस जातक का हम्म। ये मार्केस चल रहा है, तो ये हम्म। वाला गणित भी आप देख लो। ठीक। ये वाला गणित भी आप अब देख लो। समझ में आ गया। हाँ। कोई डाउट हो तो आप कंफर्म कर लेना। अब देखो, जो गणित है वो क्या बोलता है कि जब आप जो है ना वो सूर्य के नौमांश चार्ट से आप देख रहे हो कि वो कर्क राशि में कब जाएगा, तो जब वो सूर्य जा रहा है ना, तो यहाँ पे राहु को कंपल्सरी देखना है कि वो यदि 8th हाउस के ऊपर चल रहा है या 8th हाउस को आस्पेक्ट कर रहा है, तभी डेथ होगी और पक्का होएगा वहां।
तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, तरीके से क्या समझना होता है। जब आठवें घर के अंदर राहु की दृष्टि हो तभी डेथ होगी। आपके घर में कई लोगों की हुई होंगी, हमारे घरों में कई लोगों की हुई है। तो कर्क राशि यहाँ पे है, किसी का कोई राशि हो सकती है यहाँ पे कोई। तो यहाँ पे देखो राहु कब आ रहा है, यहाँ पे देखो राहु कब आ रहा है, यहाँ पे देखो राहु कब आ रहा है। जब राहु यहाँ पे हो भाई, 18 साल में 3 बार के लिए वो ऐसे स्थान पे जाएगा जहां से वो देख सकता है अष्टम भाव को, है ना। बात समझ में आ रही है नहीं। यहाँ से 5, यहाँ से नवम नवम दृष्टि से देखेगा, ठीक है नहीं। और एक यहाँ भी। तो 18 साल के अंदर वो 4 बार करके 1.5 साल ऐसा होगा जब वो अष्टम भाव को देख रहा होगा या गोचर कर रहा होगा। वो निकाल लो। अब आप देखो, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि राहु जो है ना वो कुंडली में कहाँ पे है? राहु कुंडली में जहां पे भी होगा उसको आप देखो, राहु 1.5 साल में अपना चेंज करता है साइकिल। तो वो कहाँ पे आएगा, तो इसको हम इस तरीके से निकालते हैं। तो राहु कहाँ पे है, राहु राहु यहाँ पे है राहु। ठीक है जी। तो ये हो गया 3 साल, ये हो गया 3 साल, और ये हो गया 1.5 साल। समझे। तो कितना हुआ, 3 3 6 7 7.5, यानी कि 7.5 साल से लेकर के अगले 1.5 साल का मतलब हो गया 9 साल। 7.5 साल से 9 साल की आयु इसके लिए खतरनाक हो सकती है। समझ गए। तो इसी तरीके से आप जोड़ते जाना है कि राहु कब कब यहाँ पे आ रहा है या यहाँ पे देख रहा है, बस। और जब वो हो यहाँ पे तभी सूर्य का गोचर देखो कि क्या वो 8वें भाव के अंदर घुसा क्या नहीं घुसा उस साल। नहीं, अगर एक बार भी वो यहाँ पे आ गया तो अगला 12 साल छुट्टी। अब देखो, 1.5 साल में सूर्य राहु जो है ना वो यहाँ पे आ जाएगा 1.5 साल के बाद, और सूर्य यहाँ से दूसरे साल यहाँ, तो ये दूसरा साल बड़ा डेंजर होगा इसके लिए। सर अब वक्री है, राहु वक्री होता है, फॉरवर्ड नहीं होता सर। अब वो आप ऐसे ले लो, मेरे को एक्चुअली देखने में वैसा रह गया। तो ये यहाँ पे जाएगा तब भी 8वें घर को देख लेगा। ठीक है ना, सही बोल रहा हूँ अब। हाँ सर। हाँ। तो जब सूर्य यहाँ पे आएगा तो वो 1 से लेकर के दूसरा साल होगा, है ना। और राहु 1.5 साल यहाँ रहता है तो ये 6 महीने का टाइम मोटा मोटी आप पकड़ लो। अब उसके बाद क्या हुआ, राहु जब यहाँ पे आएगा तो ये हो गया 3 साल, और ये हो गया 1.5 साल। 4.5 साल में यहाँ आएगा, लेकिन सूर्य कहाँ जाएगा, दूसरा साल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। 14वें साल में यहाँ पे आएगा। तो अब यहाँ से देखो, क्या 14 साल में ये हो गया 3 साल, ये हो गया 3 साल 6 साल, फिर ये हो गया 9 साल, ये हो गया 9 और 3 12, है ना। 12 के बाद से ये निकल जाएगा 15 तक। तो सूर्य जब यहाँ पे होगा तो राहु यहाँ पे होगा, तो इस 12 साल में नहीं होना है। फिर अगला 12 साल में देखो। बात समझ में आ गई। तो आपको इस तरीके से मिलाना है कि जब राहु 8वें भाव को आस्पेक्ट कर रहा हो या 8वें भाव में हो, उस टाइम पे मनुस्मृति के हिसाब से नौमांश चार्ट से कैलकुलेट करते हुए सूर्य को देखो कि क्या वो 8वें भाव में आया। दोनों मिल जाते हैं तो वो एक टाइम ऐसा है जहां पे मृत्यु हो सकती है। फिर आपने जो CIL का जो मेथड है डेथ के लिए महादशा लॉर्ड को टीम लीडर बनाने का, वहां पे देखो आप। फिर आप साथ में क्या देख सकते हो,
शनि का ट्रांजिट, ईटीआर। शनि ऐसी राशि पे होना चाहिए जिसका मालिक 8वें घर के सब लॉर्ड से रिलेशन एस्टेब्लिश करे, है ना। और उसके बाद उस राशि का जो स्वामी है वो भी मृत्यु को देने वाला हो, ठीक वैसे ही जैसे आपने दशा लॉर्ड को फिक्स किया है। तो दशा लॉर्ड को फिक्स करने का तरीका हमने पिछले कितनी बार बताया है वो आपको, जल्दी से बता देते हैं। पहला क्या है कि जो महादशा लॉर्ड है वो 1 या 8 या 3 या बाधक या 12th हाउस के अंदर को रूल करना चाहिए, जिसमें से इंपॉर्टेंट जो है ना वो ये दोनों है। कई रिलेटिव्स की डेथ में यहाँ पे नहीं आता, लेकिन नेटिव में तो आता ही आता है। जो दूसरा कंडीशन है कि जो महादशा लॉर्ड है वो रिलेटेड प्लेनेट होना चाहिए 8th एसएल से या 8th वर्चुअल एसएसएल से। उसके बाद थर्ड नंबर में जो एमडी है वो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर होना चाहिए। किसका? 1 और 8 का। चौथे कंडीशन में एमडी जो है वो 1 8 2 7 और बाधक में होना चाहिए, और यहाँ पे 8 या 2 या 7 या बाधक होना चाहिए। तो ये कंडीशन बोलता है कि डेथ जो है वो ये महादशा लॉर्ड दे सकता है, लेकिन ये तो बचपन में भी आ सकता है, जवानी में भी आ सकता है, ऐसे कई प्लैनेट आ सकते हैं। तो इसको लॉक कहाँ करेंगे? ये जो मेथड अभी आपको बताया है यहाँ पे लॉक कर। बात समझ में आ गई? कोई डाउट हो यहाँ पे अब आप पूछ सकते हैं।